अच्छा, अब ये हमें दो मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है, ए बी। एक्सप्रेस 2a माइनस बी एज अ सिंगल मैट्रिक्स। 2a माइनस बी का मतलब होगा कि आप 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए लिखेंगे विच इज़ 2 माइनस 1 0 1, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 3 6 और माइनस 2 को। तो आपके पास जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना पहले मैट्रिक्स को, तो एलिमेंट्स 4 माइनस 2 0 और 2 हो जाएंगे। इनमें से सब्ट्रैक्ट होंगे 4 3 6 और माइनस 2। सब्ट्रैक्शन में आपने कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 माइनस 4 0, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 0 माइनस 6 माइनस 6, 2 माइनस माइनस 2 वो 2 प्लस 2 हो जाएगा यानी 4। तो आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे 0 माइनस 5 माइनस 6 और 4। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, पार्ट बी में कह रहे हैं कि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। सो ए इनवर्स इक्वल होगा 1 अपॉन प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट टाइम्स अ मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें हमने करना होता है कि प्राइमरी की प्लेसेस चेंज करनी होती है और सेकेंडरी की साइंस चेंज करनी होती है। और अब इसके बाद हम इसे 1/2 टाइम्स 1 1 0 2 से 1/2 को सारे एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1/2 1/2 0 और 1/2। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कि इन द डायग्राम द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू बी एंड सी इज 6x प्लस 7y इक्वल टू 42, थ्रू ए एंड बी इज y इज इक्वल टू x अपॉन 5. The region inside the triangle is defined by 3 inequalities. One of these is y is greater than x upon 5. Write down the other 2 inequalities. ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 2, और चूंकि रीजन इसके राइट साइड पर है तो हम क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अच्छा, अब ये जो लाइन है ना बी सी वाली, रिक्वायर्ड रीजन इसके नीचे है, तो हम यहाँ पर इक्वल की जगह कौन सा सिंबल लगा देंगे? लेस वाला। ठीक है, अगर उसके ऊपर होता तो हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं। ट्राइंगल का रीजन बीसी के नीचे है तो हमने लेस देन का सिंबल लगा के अपनी दोनों इनइक्वालिटीज कंप्लीट कर ली। अच्छा, पार्ट बी में कह रहे हैं द लाइन y इज इक्वल टू के एक्स passes through triangle ABC. ये जो लाइन है y इज इक्वल टू के एक्स, क्या ये ओरिजिन से पास होगी या नहीं होगी? क्योंकि इसमें कोई y इंटरसेप्ट ऐड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है y इंटरसेप्ट 0 है, और 0 का मतलब होता है कि वो इक्वेशन ओरिजिन से, वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अब उसके अलावा ये जो लाइन है ना, ये ट्राइंगल के अंदर से पास हो सकती है किसी भी जगह से। फाइंड ऑल द पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज ऑफ के। आपको बताना है कि k की जगह पर हम कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं। देखें, आपकी जो ट्राइंगल शुरू हो रही है ना, वो यहाँ से शुरू हो रही है, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स x। ये ए बी की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स x। अच्छा, अब दूसरी बात सुने। देखें, ये जो लाइन है ना, ये अगर C से पास होगी तो ये वो आखिरी पॉइंट होगा जो कि ट्राइंगल से बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब C के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं फाइंड कर लूँ तो उसकी मदद से मैं ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया ना, इसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकता हूँ। C का एक कोऑर्डिनेट आप फिगर से देख के बता सकते हैं, हाँ वो x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं BC की इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। BC की इक्वेशन है 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 42। x की जगह हम 2 रिप्लेस कर देते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इक्वल आ जाएगा 30/7 के, यानी 4 होल 2/7 के। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास आ गया 4 होल 2/7। अब 2
और ये वाला जो पॉइंट है सी को और ओरिजिन को यूज करके मैं ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। तो ग्रेडियंट किसके इक्वल आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका मतलब हो गया कि 30/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो ग्रेडियंट आपके पास आ गया 15/7, यानी 2 होल 1/7, ये आपका ग्रेडियंट आ गया। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 होल 1/7 टाइम्स x। अब 1/5 से ये शुरू हुआ और 2 होल 1/7 तक गया। तो इसके दरमियान में इंटीजर वैल्यूज कौन सी आएंगी, k के लिए 1 आएगा और 2 आएगा बस। इसके अलावा जब 3 आएगा वो उससे क्रॉस कर चुका होगा, और 1 से पहले जो 0 वगैरह वो ट्राइंगल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 1,2, और जो वर्किंग मैंने की है वो सारी आप यहाँ पर वर्किंग की स्पेस में शो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें गिवन है द डायग्राम शोज ट्राइंगल्स ए एंड बी। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए onto ट्राइंगल बी। एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें बतानी है जो ए को बी के ऊपर मैप कर दे। तो देखें, ये हमने ड्रॉ की है y इज इक्वल टू -x की लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये y इज इक्वल टू -x की लाइन है, और ये ट्राइंगल अगर इस लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट कर दी जाए तो ट्राइंगल बी बन जाएगी। तो हम सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ये लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन अक्रॉस y इज इक्वल टू -x। बस ये इसकी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी बाय अ रोटेशन थ्रू 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज और सेंटर 0 0। सेंटर ऑफ रोटेशन आपको 0 0 रखना है। आपने इस ट्राइंगल को 90 डिग्री रोटेट करवाना है क्लॉकवाइज, और वहां पर आपको एक दूसरी ट्राइंगल सी मिल जाएगी। तो जब हम सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन को रखते हैं और इसको 90 डिग्री रोटेट करवाते हैं तो ये कहाँ आ जाएगी, ये इस तरह से ना यहाँ पर ड्रॉ हो रही होगी। ठीक है, ये ट्राइंगल इस तरह से 90 डिग्री, क्योंकि देखें अभी जो ओरिजिन से लाइन इसको मिला रही है वो यहाँ पर है, 90 डिग्री रोटेशन के बाद वो लाइन यहाँ पर आ चुकी होगी। तो ट्राइंगल यूँ पूरी की पूरी रोटेट करके आ जाएगी और ये हमारी ट्राइंगल सी हो जाएगी। इस रोटेशन को हम यहाँ भी देख सकते हैं, ये मिसाल के तौर पे 90 पे इस तरह रोटेट होकर बिल्कुल इस तरफ आ जाएगा। ये वाली ट्राइंगल अब आपकी ट्राइंगल सी कहलाएगी। लास्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि ट्राइंगल बी इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी बाय द ट्रांसफॉर्मेशन टी। ट्राइंगल बी ट्राइंगल सी पे मैप हो रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फाइंड द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन टी। पहले तो आप ये बताएं कि ये हो क्या रहा है, ट्राइंगल बी सी पे कैसे जाएगी, रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस पे बस आपने रिफ्लेक्ट करवाना है। अब आप ये बताएं कि रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस का मैट्रिक्स क्या होता है। तो इस तरह हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस का, तो ये होता है, बस ये आपने लिखना है और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 ये वेक्टर से रिलेटेड है। इसमें आपको एक फिगर नजर आ रही है और उसमें दो वेक्टर्स इन्होंने ना मार्क किए हुए, मेंशन किए हुए। उसके बाद कह रहे हैं कि इन द डायग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस डायग्राम के अंदर ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है। X is the point on BC such that BX is to XC is 3:1. BX is to XC इसकी रेशो हमें गिवन है 3:1। अच्छा ये बताएं कि BC किसके इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो BC 8Q के इक्वल होगा। ठीक है, और फिर इस रेशो को यूज करके ना हम BX और XC के लिए भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि ए बी इज 6p, ए डी इज 8q, एक्सप्रेस बी एक्स इन टर्म्स ऑफ p एंड और q। देखें बी एक्स इज टू एक्स सी, ये रेशो हमें गिवन है और ये है 3:1। ठीक है। अगर हम बी सी की बात करें तो वो ए डी के इक्वल होगा जो कि 8q है। अच्छा, अगर हमें बी एक्स के लिए वैल्यू चाहिए तो बी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम बी एक्स का जो रेशो का पोर्शन है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। रेशो का सम क्या बनेगा, 3 + 1 4, वो डिनोमिनेटर में आएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से, यानी टोटल क्या होगा बी सी से। तो इसका मतलब होगा कि हम 3/4 इंटू 8q कर रहे होंगे, जिससे हमारे पास आंसर 6q आ जाएगा और इससे हमारे इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। फर्दर अगर हम xc निकालना चाहें तो हम टोटल में से bx को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 2q आ जाएगा, क्योंकि टोटल 8q था, 6q हो गया bx के लिए, तो बाकी जो बचा उसके लिए 2q होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में पूछ रहे हैं कि एक्सप्रेस ए एक्स इन टर्म्स ऑफ पी एंड और क्यू। देखिए ए एक्स तक आने के लिए ना हमें ए बी और ए बी में किसको ऐड करना पड़ेगा, बी एक्स को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए एक्स शुड बी इक्वल टू ए बी प्लस बी एक्स। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 6p और bx की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो है 6q। तो इसका मतलब है ax इज इक्वल टू 6p प्लस 6q। तो पार्ट सी में कह रहे हैं कि y इज द पॉइंट सच दैट cy इज इक्वल टू 3p प्लस q। c से y तक जाने के लिए आपको दो डिस्टेंसेस कवर करने पड़ेंगे, एक 3p होगा और दूसरा q होगा। तो अब देखें p की डायरेक्शन जो है ना वो राइट वर्ड है और a से b तक का डिस्टेंस 6p है, तो 3p कितना होगा, इसके आधे के इक्वल होगा, हाफ के इक्वल होगा। तो मैं c से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं तकरीबन हाफ ऑफ ए बी कवर कर रहा हूं, तो ये वाला डिस्टेंस 3p कहलाएगा। इसके बाद मुझे 1q का डिस्टेंस कवर करना है और q देखें जिस डायरेक्शन में है ना उसी डायरेक्शन में हम आएंगे और 1q के इक्वल अप्रोक्सीमेटली हम एक डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो अब हम जिस पॉइंट पर पहुंचेंगे ये पॉइंट y कहलाएगा और अगर मैं c से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये वेक्टर cy कहलाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन है जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी। अब हमें करना क्या है, ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ए वाई इन टर्म्स ऑफ पी एंड और क्यू। अब हमें ए वाई को एक्सप्रेस करना है, यानी अगर मैं यहाँ पे इसको वेक्टर बना के ज्वाइन करा दूं तो ए को अगर आप वाई से ज्वाइन कर दें तो ये आपका वेक्टर बनेगा। अब आपको बताना है कि ए वाई का की फॉर्म क्या होगी पी एंड क्यू की फॉर्म में। सबसे पहले आप देखें कि P की डायरेक्शन में आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना आना पड़ेगा। या चलें पहले हम A से C पर आ जाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे 6P प्लस 8Q, ये करके हम A से C पर आ गए। अब C से आगे चलें, मजीद कितना हॉरिजॉन्टल 3P और फाइनली कितना डाउनवर्ड Q। अब इन सब को आप सिंप्लीफाई कर लें, P वाले आपस में ऐड कर लें तो आपके पास 9P आ जाएगा और इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास 9Q आ जाएगा। इस तरह A से Y तक आने के लिए आपको 9P और प्लस 9Q का डिस्टेंस या वेक्टर्स वो चाहिए होंगे, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9P प्लस 9Q
क्यू इसका फाइनल आंसर है। ओके, लास्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि ax इज टू ay की रेशियो का आंसर चाहिए। तो ax के लिए आंसर आया था 6p प्लस 6q इज टू ay के लिए आंसर आया है 9p प्लस 9q। अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ax अपॉन ay विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स p प्लस q अपॉन 9 टाइम्स p प्लस q। तो सिंप्लीफाई होकर यहाँ पर आंसर 2/3 आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 2:3 की है। तो 24 में कह रहे हैं द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्ट ऑफ ट्रेन्स जर्नी। अब इस डायग्राम को हम देखते हैं। डायग्राम का नाम होगा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। और हमें ये पता चल रहा है कि इनिशियली ट्रेन की स्पीड कितनी है, इनिशियली कितनी है 44 है। उसके बाद स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि ट्रेन में डिसेलरेशन है। लेकिन वो डिसेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, फिक्स होता है। फिर हमें ये भी पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होता है। 10 सेकंड्स के बाद ट्रेन की स्पीड 20 तक आ गई कम होते होते, लेकिन उसके बाद हमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब है कि अब स्पीड क्या हो गई, फिक्स हो गई, अब फर्दर चेंज नहीं हो रही। ठीक है, स्पीड फिक्स होने का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है ना, तो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन दोनों 0 हो गए। ना अब स्पीड इंक्रीज होगी ना अब स्पीड डिक्रीज होगी। फिर इन्होंने एक और टाइम इंस्टेंट शो किया है 10 प्लस k के नाम से। ये सब कुछ हमें डायग्राम से पता चल गया। अब ये कह रहे हैं द ट्रेन स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली from a speed of 44 meter per second to a speed of 20 meter per second in a time of 10 seconds. It then continues at a constant speed of 20 meters per second. Find the deceleration at t is equal to 5. t is equal to 5 पे आपको deceleration निकालना है। अब देखें 0 से लेकर 10 के दरमियान आप किसी भी जगह पे deceleration निकाल लें, वो पूरे जर्नी के लिए इस पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह निकालता हूं कि इनिशियल स्पीड उसकी थी 44, बाद में हो गई 20, और इस ट्रांजिशन में 10 सेकंड्स का टाइम लगा। तो आपके पास 24/10 और आंसर 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो आपका डिसेलरेशन 2.4 था। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द स्पीड व्हेन t इज इक्वल टू 5। t इज इक्वल टू 5 पे अब आपको स्पीड निकालनी है। अब स्पीड के लिए जाहिर है स्पीड तो हर इंस्टेंट के साथ वेरी कर रही है ना, कम हो रही है। तो t इज इक्वल टू 5 पर स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक तो नोट करेंगे कि हमें डिसेलरेशन की वैल्यू पता है 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ये पता है कि हमें टाइम इंटरवल कितना लेना है, 5 सेकेंड्स। हमें ये पता है कि इनिशियली ट्रेन की स्पीड 44 मीटर पर सेकेंड है, और इस सारे डेटा की मदद से हमें उसकी फाइनल स्पीड निकालनी है जो कि 5 सेकेंड्स पर होगी। तो v इज इक्वल टू u प्लस dt या at, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। u हमारी इनिशियल स्पीड है। अच्छा, अब फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड है 44 प्लस डिसेलरेशन हम यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो आपके पास 44 माइनस 12.0 आ जाएगा और 32 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा स्पीड एट 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t 10 टू t 10 प्लस k। यानी ये जो आपको इनिशियल पोर्शन नजर आ रहा है ना, जहां वो डिसेलरेट कर रहा था,
जितना डिस्टेंस उसने कवर किया इस पोर्शन में उतना ही कवर किया 10 से लेकर 10 प्लस k तक में। ठीक है। अच्छा, अब ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको हमें यूज करना है और हमें k फाइंड करना है। अब जरा ये बता दें, या अगर हम इसे वर्कआउट कर लें कि 0 से लेकर 10 तक में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? एरिया अंडर द ग्राफ से। ठीक है। अगर हम इस लाइन के नीचे देखें तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है? 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी है? 0 से लेकर 44 तक और 0 से लेकर 20 तक। ये दो वर्टिकल लाइन पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे? 44 प्लस 20, ये हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। हाइट हमारे लिए 0 से लेकर 10 तक हॉरिजॉन्टल वाली लाइन हो जाएगी, तो वो 10 हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि 1/2 टाइम्स 64 इंटू 10, तो 64 5 आपके पास आंसर आ जाएगा 320। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया जो कि इस पोर्शन के लिए था, इसको हम D1 कह देते हैं। D2 के लिए आसान है, हमें एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, तो D2 किसके इक्वल होगा? D2 इक्वल होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो आ जाएगी 10 प्लस k माइनस 10 से, इसकी लेंथ होगी, मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो इसकी होगी वो 20 होगी। तो आंसर आपके पास 20k आएगा D2 के लिए। D2 और D1 इनको अब हमें इक्वेट करना होगा। चलो, अब हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए D1 और D2 को आपस में इक्वेट करना होगा। जो वर्किंग मैंने ऊपर फिगर के पास की है ना, वो आपको यहाँ शो करनी चाहिए। सो 320 इज इक्वल टू 20k, तो k इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 20, तो आपके पास यहाँ पर k का आंसर 16 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, उसमें कहा जा रहा है इन द ट्राइंगल ABC P and Q are points on AB such that AB and AC such that PQ is parallel to BC. AP is 3, PB is 5, BC is 12. Find PQ. अब यहाँ पर हमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा? रेशो अप्लाई करने से पहले हमें ये साबित करना होगा कि यहाँ पर जो दो ट्राइंगल्स है ना, वो आपके पास सिमिलर है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? एक आसान तरीका ये होता है कि आप दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर लें। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस लें ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ABC में, तो हमें पता है कि एंगल A इसमें और एंगल A इसमें सेम होगा, और उसकी रीजन क्या होगी कि ये दोनों में एक कॉमन एंगल है। ठीक है। बाकी फिर उसके बाद आप पैरेलल साइड से दूसरा एंगल ला सकते हैं। मिसाल एंगल P को हम एंगल B के इक्वल लिख सकते हैं, और रीजन क्या होगी? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे इस वजह से कि PQ और BC आपस में पैरेलल है। इसी तरह C और Q को भी इक्वेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से ये बात साबित हो गई कि ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ABC दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स में आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं AP सेलेक्ट करूं छोटी ट्राइंगल में से, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बड़ी ट्राइंगल में क्या बनेगी? AB बनेगी। उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये हमने इसलिए किया कि ये दोनों चीजें हमें नोन है। अच्छा, अब बड़ी ट्राइंगल में से मैं BC सेलेक्ट करता हूँ, तो छोटी ट्राइंगल में क्या बनेगा? उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में PQ बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पर PQ को वर्कआउट कर लें इस तरह से कि आप AP
अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी का ये जो रिलेशन है इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दें। ए पी का मतलब 3 हो गया, यहाँ 12 आ गया और ये डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो आपके पास 3/2, तो ये हो जाएगा 9/2 और उससे आपके पास 4.5 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा पी क्यू के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज x सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCQP। ट्रेपेजियम BCQP पे काम करने से पहले हमें ट्राइंगल APQ का एरिया वो पता होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इसको हम A1 कह देते हैं और ये x है। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इसको हम A2 कह देते हैं और ये फिलहाल हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे फिर वही सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके एरियाज की जो रेशो होती है वो इक्वल आती है उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो के स्क्वायर के। तो A1 में से यानी बड़ी ट्राइंगल में से मैं एक साइड AB ले लेता हूँ और जाहिर है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर AP हो जाएगा। तो A1 की जगह हमने x रिप्लेस किया, A2 का एक्सप्रेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ 3 आ गया और इस पे स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि A2 इज इक्वल टू 9x डिवाइडेड बाय 64। ये एक्सप्रेशन बनेगा छोटी ट्राइंगल के एरिया के लिए इन टर्म्स ऑफ x। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ट्रेपेजियम BCQP वो फाइंड किया जा सकता है अगर हम ट्राइंगल ABC के एरिया में से ट्राइंगल APQ के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी x माइनस 9x/64 हो जाए। तो आपके पास 64x माइनस 9x/64, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 55x/64। ये एक्सप्रेशन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे फिर ये पांच पेपर भी कंप्लीट हो गया।